Vande Mataram student, this is Abhishek Tripathi. Welcome to the Tripathi tutorials. Student, today we will discuss about the mass, weight, Kepler's law and equation of motion in respect of gravity. This is the second part of the chapter number 3rd of class 9th, which is gravitation. Now start the lecture. First we know about here gravitation force of the earth. ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के लिए, उससे क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे रिलेटेड क्या हमें जानना है, जो कि हमारे क्लास 9th में क्वेश्चंस हमसे पुटअप किए जाते हैं और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके होंगे, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो उसको यहाँ पे कैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ विथ इनिशियल वेलोसिटी u, लेट इट्स वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g चेंजेस टू v, स्मॉल v इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग द हाइट h इन टाइम t। तो यानी बताया क्या जा रहा है कि अगर हम सपोज दैट एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो u इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, उससे वो फॉल करता है टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ उसको गिराया जाता है, तो उस पे एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है जो स्मॉल g होता है, और उसकी वेलोसिटी v हो जाती है जब वो h हाइट कवर कर लेता है t टाइम में। यानी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ स्मॉल g है, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v है, हाइट h है और टाइम t है। देन द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उन इक्वेशन को, तो हमने बताया था यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली केवल 2 ही टर्म्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सेम एज पहले ही जैसा रहेगा, टाइम भी वैसे ही रहेगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका जो हाइट, जो डिस्टेंस होता था वो हाइट हो जाएगा, और जो आपका ए होता था एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर GHT हो गया है, बट वहाँ h जो है उसको आप करेक्ट कर लेंगे, h जो है वो रॉन्ग है, केवल वहाँ GT होगा। फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स v इज इक्वल्स टू u प्लस GT। सेकेंड h is equals to ut plus half gt square, and third is v square is equals to u square plus 2gh। तो इस तरह से यहाँ पर ये चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जब हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। क्या? द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज टेकन एज पॉजिटिव इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव बोथ। ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो g की वैल्यू है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, जब ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ है यानी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप वहाँ पे g की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि उस समय जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन अवे फ्रॉम द अर्थ जब होता है, यानी अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, तो वहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव ली जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो अर्थ है वो हमारे अपोजिटिवली फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण वहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो डिक्रीज होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है तो उसके लिए g की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ऊपर की तरफ नीचे से थ्रो किया जा रहा है तो वहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ली जाती है,
ठीक। और जब हम ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर की जाती है। इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। नाउ लेट्स सी मास। मास क्या होता है? यहाँ पे मास और वेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो उनको हम क्लियर करेंगे कि मास और ऑब्जेक्ट बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मास क्या होता है? द मास ऑफ ए बॉडी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। ठीक है, मास क्या है? किसी भी बॉडी का मास क्या कहलाता है कि उस बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेन है, यानी कितना मैटर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ये स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस है, आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटीज़ की वैल्यू ऐसे भी नहीं चेंज होती है, और मास जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, आप अर्थ के किसी भी पोजीशन पर चले जाएंगे, इंडिया, यूके, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, कहीं भी आप चले जाएंगे, आपका मास जो होगा वो फिक्स्ड होगा। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स सी वेट। द फोर्स which an object is attracted towards the center of the earth is called the weight of the object। ठीक है, तो वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कि जो फोर्स, जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वही कहलाता है वेट। यानी फोर्स जो अर्थ अप्लाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ force is equals to m into a, we know that force is equals to mass into acceleration, but in case of earth a is replaced by small g, so the f is equals to mg, but the force of attraction of earth and object is called its weight। force of attraction को ही हम लोग कहते हैं क्या? weight। so f can be displaced by w, so the w is equals to mg। here we see w is not a constant term बिकॉज W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। यहाँ पे mg मास तो कांस्टेंट हो सकता है बट g जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं कांस्टेंट होगा? क्योंकि g जो है वो क्या है? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव आल्सो। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपका वेट होता है वो भी क्या है? वो एक चेंज होने वाली क्वांटिटी है, वो अलग अलग प्लेसेस पे चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब वैल्यू चेंज होती है स्मॉल जी की तो वेट भी चेंज होगा। इसका मतलब आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्मॉल जी की वो होती है पोल्स पर, तो पोल्स पर आपका वेट अधिक होगा और इक्वेटर पर आपका वेट कम होगा, लेकिन मास जो होगा वो दोनों ही प्लेस पर आपका सेम होगा, बट वेट जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो वेरी करती है रेडियस ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग। गॉट इट? एज वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड देयरफॉर वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दस इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें डायरेक्शन भी है, कहाँ पे, किस डायरेक्शन में है? ये डाउनवर्ड हमेशा अर्थ की तरफ है। The weight of a body changes from place to place depending on mass of object। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये केवल वैल्यू डिपेंड करती है स्मॉल जी की वैल्यू पे। ठीक है, और प्लेस टू प्लेस ये चेंज हो सकता है। तो एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। जो यूनिट फोर्स की होती है सेम यूनिट वेट की भी होती है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में 20 न्यूटन दे देता है, ठीक है, या 30 न्यूटन दे दिया जाता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये वेट की बात की जा रही है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो इफ जी इज जीरो। स्मॉल जी की वैल्यू पर ये डिपेंड करता है। स्मॉल जी जैसे जैसे चेंज होगा वैल्यू ऑफ वेट भी चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एंड एक्सप्रेस इन 8 × न्यूटन। ठीक है, तो देखिए इसकी एक यूनिट जो एसआई यूनिट है वो तो न्यूटन है,
लेकिन 1 kg वेट को, ठीक है, 1 kg वेट इज आल्सो अ यूनिट ऑफ वेट, kg वेट इज अ यूनिट ऑफ वेट, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूजन, 1 kg वेट क्या होता है, तो 1 kg वेट का मतलब 1 न्यूटन, ठीक है। वहाँ पे kg वेट भी जो है वो वेट का ही SI है, मतलब यूनिट ही है, ठीक है, वो SI यूनिट के ही इक्विवेलेंट होता है। वी नो दैट W इज इक्वल्स टू M इंटू जी, जानते हैं हम लोग। मास को kg में रिप्रेजेंट करते हैं और g को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। देन W इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, ठीक है। कभी कभी ये रिलेशन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि 1 kg वेट का मतलब कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन। kg वेट एंड न्यूटन बोथ आर द यूनिट ऑफ वेट। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड एज 1 kg वेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको वर्ड में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का जो कि किसी 1 kg मास के ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड 1 kg वेट। डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं दोनों में। तो मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आप जानते हैं, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय वेज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। वेट, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, गॉट इट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एज इट डिपेंड्स अपॉन द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी मास पर ही आप जानते हैं मास और इनर्शिया जो होते हैं बोथ आर इक्वल होते हैं, सेम एज होते हैं। तो ये मास जो है ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। जैसा कि आपका वेट होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये चेंज होता रहता है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। नेक्स्ट देखिए, तो मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, वेट कैन बी जीरो, ठीक है। जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा वहाँ पे आपका वेट भी जीरो हो जाएगा। हम लोग डिनोट करते हैं मास को स्मॉल m से और हम वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल W से। SI यूनिट जो होती है मास की kg होती है और SI यूनिट जो होती है वेट की वो न्यूटन होती है। अब यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग देखेंगे कि वेट जो है चेंज होता है, हमने बताया ही। तो क्या हमारा अगर वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर मेज़र किया जाए और उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर मेज़र किया जाए तो क्या दोनों डिफरेंट होंगे? ऑब्वियस है डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमने बताया ही था कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पर दोनों चीज़ें अगर हम देखें तो मास ऑफ अर्थ जो है वो ग्रेटर देन मून है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू मून। तो इनमें क्या रिलेशन आता है कि यानी अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी में क्या रिलेशन है, उसको हम लोग इस रिलेशन से इस आगे के पोर्शन में देखेंगे, ठीक है। एक उसके लिए एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, एक फार्मूले से ही दोनों में क्या रिलेशन आता है, ठीक है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम ऑन अर्थ एज वेल एज ऑन मून, ठीक है। मास कैन नॉट बी चेंज एट एनी प्लेस बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो मास कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, मास कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। बट वेट इज़ डिफरेंट, वेट डिफरेंट हो सकता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, वेट की अगर बात करें तो W इज इक्वल्स टू mg, वी आल्सो नो दैट, ठीक है, वेयर W इज इक्वल्स टू gm इंटू स्मॉल m अपान आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ये gm यानी जो कैपिटल G कैपिटल M एंड आर स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने फार्मूला डिड्यूस किया था कि स्मॉल g इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपान आर स्क्वायर। ये वह हमने स्मॉल g की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। लेट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी गिवन एज, अगर हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थ पर देखते हैं तो यहाँ पे हम उसके
फिक्स पे ई लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये अर्थ के लिए है। तो डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम अपान आर ई स्क्वायर। यहाँ पे डब्ल्यू ई क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है, एम ई जो होता है वो मास ऑफ अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, एंड एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें दी गई हैं। एंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून बी गिवन एज, अगर मून के लिए करें तो सेम वही कि डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी एम, सफिक्स में एम है, इंटू एम अपान आर एम स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल एम सफिक्स में एम है, मास ऑफ मून है, सॉरी वहाँ पर करेक्शन आप कर लेंगे, और आर एम जो है वो रेडियस ऑफ मून है। बाई मिस्टेक वहाँ पर अर्थ लिख दिया गया है, लेकिन आप उसको करेक्शन कर लेंगे, वो मून है, एम फॉर मून। दोनों का रेशियो लेते हैं डब्ल्यू ई अपान डब्ल्यू एम, यानी अगर हम दोनों को एक इक्वेशन मान लें, इक्वेशन 1 अपान इक्वेशन 2 कर दें, तो हमें इस तरह से कुछ रिलेशन मिलेगा, क्योंकि कैपिटल जी दोनों में है कॉमन, कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल एम दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा कि डब्ल्यू ई अपान डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम ई अपान एम एम इंटू आर एम अपान आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रेडियस पे दोनों पे स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, जब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, नाउ वी नो दैट मास ऑफ अर्थ इज़ 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे कि मास ऑफ अर्थ जो है वो मून का 100 टाइम्स है। तो अगर हम मास ऑफ अर्थ की बात करें तो जो भी मास ऑफ मून होगा इंटू 100 कर सकते हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मून का 4 टाइम्स है, तो 4 पुट कर देंगे 4 टाइम्स। तो दोनों को वैल्यू यहाँ पुट करके जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली हमें मिलता है 6.25 विच इज़ अप्रॉक्स 6, यानी रिलेशन हमें मिल जाता है कि डब्ल्यू एम इज इक्वल्स टू 1/6 डब्ल्यू ई, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है मून पर वो उस ऑब्जेक्ट के अर्थ पर वेट का 1/6 होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ। गॉट इट, यानी कि अगर आप अर्थ पर 60 न्यूटन आपका वेट है तो आप मून पर जाएंगे 1/6, यानी कि 1/6 इंटू 60 यानी कि 10 न्यूटन आपका वेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेशन। यही रिलेशन ग्रेविटी में भी है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर 9.8 है, तो अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून पूछा जाएगा तो वो अर्थ ही ग्रेविटी का 1/6 हो जाएगा। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी कि आपका वेट 1/6 हो जाएगा। वहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जंपिंग की, तो वहाँ पे फोर्स जो है वो 6 टाइम कम हो जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 1 फीट हाई जंप कर पाते हैं तो आप मून पर जा कर के 6 फीट हाई जंप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फोर्स कम हो जा रहा है। क्यों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। गॉट इट। अब इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट है केपलर्स लॉ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देयर आर 3 लॉज ऑफ केपलर। केपलर के 3 लॉ हैं। उन्होंने किस लिए बताया है? ये प्लैनेटरी मोशन ऑफ द प्लैनेट्स के लिए। ठीक है, अराउंड द सन, जो भी प्लैनेटरी मोशन है अराउंड द सन, यानी कि जैसे अर्थ है आपका, जुपिटर, सैटर्न, वेनस, ये सारे जितने भी आपके 8 प्लैनेट्स हैं, ये किस तरह से रोटेशन करते हैं अराउंड द सन, उसके बारे में केपलर्स ने कुछ लॉ बताए हैं। उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे। द फर्स्ट लॉ इज दिस लॉ इज़ पॉपुलरली नोन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, तो आप नहीं बता पाते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहा जाता है। द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट इज़ एन इक्लिप्स अराउंड द सन विथ सन एट 1/2 फोसाई ऑफ एन इक्लिप्स। ठीक है, तो जो मोशन है जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, इसके कहने का मतलब क्या है कि
सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट्स मूव करते हैं एक इलिप्टिकल पाथ पर। इलिप्टिकल पाथ अभी हम आपको इमेज में भी दिखाएंगे इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है। ये सर्कुलर नहीं है, बिल्कुल सर्कुलर पाथ नहीं है, ये एक इलिप्टिकल पाथ है। और जो सन है वो इस इलिप्टिकल पाथ के फोसाई पर, टू फोसाई, जैसे सेंटर होता है उसी तरह से फोसाई होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। We know that planets revolve around the sun in a circular orbit, जानते ही हम लोग। But according to Kepler, he said that it is true that planet revolve around the sun, but not in circular orbit, but it revolves around the eclipse. And in an eclipse, we have two focus. Sun is located at one of the foci of the eclipse. जैसा कि आप इमेज में देखिए, तो ये एक इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ पर प्लैनेट्स मोशन करते हैं अराउंड द सन, और सन जो होता है वो दोनों फोसाई में से किसी एक फोसाई पर प्रेजेंट होता है। तो ये सभी प्लैनेट्स के लिए रूल फॉलो होता है। तो सिंपली कहें तो ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज प्रेजेंट एट द फोसाई ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। ठीक है। सन इलिप्टिकल पाथ के फोसाई पर प्रेजेंट रहता है और आपका जो प्लैनेट होता है वो अराउंड द सन मोशन करते हैं। गॉट इट। ये है आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ। सेकेंड इज केपलर सेकेंड लॉ ऑफ एरिया। ये लॉ ऑफ एरियाज के बारे में है। द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ टाइम विल बी कांस्टेंट। ठीक है। ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। अब आप सोच रहे हैं कि अगर ये सर्कुलर पाथ होता तो पॉसिबल होता, लेकिन इलिप्टिकल पाथ पर ऐसे कैसे हो सकता है। तो इमेज में आप देखिए कि दोनों का एरिया जो है वो सेम एरिया है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आप फर्स्ट पोजीशन में देख रहे होंगे ए बी में, जहाँ पे वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो, अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें तो वहाँ आपको अधिक दिख रहा है, यानी कि वहाँ पे जो स्पीड होती है प्लैनेट की वो अधिक होती है। लेकिन जब दूर होता है प्लैनेट सन से तो उसकी स्पीड कम होती है। गॉट इट। तो ये यहाँ पर स्पीड अलग अलग होती है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। क्योंकि अगर दोनों के रेडियस देखा जाए तो अलग अलग, तो एरिया भी अलग अलग आएगा, लेकिन जब वो पास होता है तो वो बहुत ही फास्ट मूव करता है, लेकिन जब दूर होता है तो वो स्लो मूव करता है। इसी कारण से सारी जो भी हम लोगों के यहाँ गर्मी ठंडी ये जो वेदर्स वगैरह होते हैं इन सब के कारण ही होता है। एंड द थर्ड इज दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ पीरियड्स। The square of the time period of the planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit। ठीक है। यानी स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, यानी कि जो टाइम पीरियड क्या होता है, वन टाइम टेकन बाय प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ठीक है, अराउंड द सन। जो वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसका जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। उस ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस बीच से अगर एक डायमीटर जैसा हम खींच दें तो वो उसके वही यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस कहलाएगा, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, ये है थर्ड लॉ ऑफ केपलर। ठीक है, विच इज का लॉ ऑफ पीरियड्स। तो यहाँ पर यही आपका इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए, जिससे कि आगे की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से PDF डाउनलोड करना तो आप हमारे त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर के भी वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। अगर आप उनको भी चाहते हैं देखना तो आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। उनका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।